गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में लेसन नंबर 22 पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने विभिन्न पाचक ग्रंथियों के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि मनुष्य में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें हमने यकृत, लाल ग्रंथि एवं अग्नाशय के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हमने लास्ट में हमारी जो टॉपिक था वो यकृत पे आके रुका था। यकृत की संरचना के बारे में हमने बात कर ली थी और आज की वीडियो में हम यकृत के विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? यकृत के प्रमुख कार्य। देखिए, हमने कहा था कि यकृत में विभिन्न प्रकार की यकृत पालियां पाई जाती है, जो कि यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन यकृत पालिकाओं में यकृत कोशिकाएं यानी कि हेपेटोसाइट्स पाई जाती है। अब इनमें मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त रस का इनमें निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है। पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है, स्टोरेज उसका होता है। निर्माण कहाँ होता है पित्त रस का? यकृत में निर्माण होता है। अब यह जो पित्त रस है ये क्या करेगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। क्या काम करेगा ये? यह क्षारीय प्रकृति भोजन को उदासीन करने में काम में आती है। तो आंत्र में जाकर क्या करेगा? भोजन को उदासीन कर देता है। देखिए कैसे, यह हमारी ग्रसिका स्टमक में खुली थी और स्टमक में भोजन में क्या मिला दिया गया था? HCl। अब यह HCl युक्त भोजन कहाँ आ जाएगा? आपकी ग्रहणी में, छोटी आंत की ग्रहणी में। यहां से क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पे क्या है आपका? यकृत। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? यकृत। यहाँ से अम्लीय भोजन आ रहा है, यहाँ से अम्ल है और यहाँ से क्षार है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या हो जाता है? भोजन का उदासीनीकरण हो जाता है। तो यह क्या करेगा? पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है और भोजन को उदासीन करने का काम करता है। यदि हम पित्त रस की बात करते हैं तो पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस में क्या पाए जाएंगे? मुख्य रूप से पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं पित्त लवण की, तो पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट मुख्य पित्त लवण कौन कौन से हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट। ये तो मुख्य पित्त लवण है। और यदि हम पित्त वर्णक की बात करते हैं तो 2 पित्त वर्णक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनमें एक तो है बिलीवर्डिन और दूसरा है यहाँ पे बिलीरुबिन। पित्त रस के वर्णक कौन कौन से हो गए? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। इस बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का निर्माण कैसे होगा? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। कैसे होगा? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन क्या होती है? हमारे आरबीसी में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होगी? हीमोग्लोबिन आरबीसी में। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी वो कैसे हो जाएगी? आपके लाल रंग की। इस हीमोग्लोबिन में एक तो होता है हीम समूह, हीम ग्रुप, जो कि किसका बना होता है? Fe का, आयरन का। और क्या होती है यहाँ पे? ग्लोबिन प्रोटीन। इस ग्लोबिन प्रोटीन के टूटने से किसका निर्माण होता है? आपके बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या काम करेगा ये पित्त रस। अब पित्त रस के काम देखिए। पहला तो कहा हमने कि भोजन को उदासीन बनाता है। क्या करेगा ये? भोजन को उदासीन बनाता है। और दूसरा काम क्या है? ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण। जब हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो वसा का पाचन है, सामान्य वसा का पाचन नहीं होता है। पाचन किसका होगा? पायसीकृत वसा का। किसका हो जाएगा? पायसीकृत वसा का पाचन होता है, सिंपल वसा का पाचन नहीं होता है। वसा के अणुओं के चारों तरफ आपके पित्त रस उपस्थित हो जाएंगे
और ये पित्तरस उपस्थित होकर वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं हम? वसा का पायसीकरण। तो इसमें क्या उपस्थित होना अनिवार्य है? ये क्या है आपके? पित्तरस। तो पित्तरस की उपस्थिति में ही वसा का पायसीकरण होता है और इसी पायसीकृत वसा का आगे जाके क्या हो जाएगा? पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो पहला प्रमुख कार्य क्या हो गया? पित्तरस का निर्माण करना। और ये पित्तरस भोजन को उदासीन करने के साथ साथ वसा के पाचन में या वसा के पायसीकरण में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अन्य कार्यों की। अब देखिए सेकंड काम देखिए, इसमें हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि यकृत में क्या पाई जाती है? कुफ्फर कोशिकाएं। यकृत में कुफ्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कुफ्फर कोशिकाएं क्या करती है? आपके प्रतिरक्षा अंग के रूप में काम करती है। प्रतिरक्षा में सहायक होगी एक तो ये, और इसी के साथ साथ ये क्या करती है? जो मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी को नष्ट करने का भी कार्य करती है। कुफ्फर कोशिकाएं महाभक्षकाणु कोशिकाएं होती है। हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उन्हें क्या कर देती है? ये नष्ट कर देती है। तो प्रतिरक्षा में सहायता करती है, साथ ही साथ मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य भी करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरा, रुधिर के स्कंदन में। रुधिर का स्कंदन। रुधिर का स्कंदन के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, स्कंदक प्रोटीन, वो कहाँ निर्मित होती है? यकृत में निर्मित होती है। देखिए, जब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम रुधिर के स्कंदन एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है रुधिर का स्कंदन? चोट लगने के बाद रुधिर का बहना रुक जाता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? रुधिर का स्कंदन। तो किस तरीके से चोट लगने के कुछ समय बाद स्वतः रुधिर का बहना रुक जाता है, इसे हम क्या बोल देंगे? रुधिर का स्कंदन। विटामिन के की कमी से, यदि व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है। अब स्कंदन के लिए जो प्रोटीन आवश्यक है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इस तरह की कुल 13 प्रोटीन आवश्यक होती है। ये कहाँ निर्मित होगी? आपके यकृत में। तो क्या कहा हमने? रुधिर के स्कंदन के लिए जो प्रोटीन आवश्यक होती है, चोट लगने पर जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, वो कहाँ निर्मित होती है? आपके यकृत में। नेक्स्ट देखिए, यकृत में ही हिपैरिन का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिपैरिन का। हिपैरिन क्या होता है? प्रतिस्कंदक कारक। प्रतिस्कंदक कारक। देखिए, स्कंदन का मतलब क्या होता है? रुधिर का थक्का बनना। प्रति का मतलब है एंटी या विपरीत, जो रुधिर का थक्का नहीं बनने देता। तो चोट लगने के बाद जैसे ही आपकी बॉडी से रुधिर बाहर आएगा वहां तो जम जाएगा, उसको तो स्कंदन बोल दिया। लेकिन यदि यह रुधिर आपकी नलिकाओं में बहता है तो रुधिर नलिकाओं में रुधिर नहीं जमता। रुधिर नलिकाओं में रुधिर का थक्का नहीं बनता। तो रुधिर का थक्का नहीं बनने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिपैरिन इसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या करेगा ये? रुधिर नलिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रोकने में सहायता करता है। तो क्या है? ये एक प्रकार का प्रतिस्कंदक कारक। तो देखिए, कुफ्फर कोशिकाएं उपस्थित है, रुधिर का स्कंदन करने वाली प्रोटीन उपस्थित है, और रुधिर के स्कंदन को रोकने वाले कारक भी किसी में बनते हैं? आपके यकृत में ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मनुष्य यूरियोटैलिक है, यूरिया उत्सर्जित जीव है, अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर निकालता है। इसी के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, पारा और विटामिन डी का निर्माण भी कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। इसके अलावा यकृत में 3 मुख्य क्रिया होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वो तीनों प्रक्रिया भी कहाँ संपन्न होती है? यकृत में ही संपन्न होती है। तो देखिए, हम इनके बारे में देखते हैं। देखिए, यकृत के अंतिम कार्य पे हम आते हैं। तो यकृत में विशेष रूप से 3 क्रियाविधि संपन्न होती है, जिन्हें हम बोलते हैं, देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस, यहीं पे हम बात करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और यहीं पे तीसरी प्रोसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका क्या नाम है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखिए, यकृत में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित 3 विभिन्न महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिनका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस की। क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अधिकांश भोजन में हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट लास्ट में किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। क्लियर हुआ? अब अगर ग्लूकोज हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में है तो अतिरिक्त भोजन का संग्रहण हम किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। हम ये बात पढ़ भी चुके हैं कि पादपों में खाद्य पदार्थों का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में खाद्य पदार्थों का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी कि जो आपके पास अतिरिक्त ग्लूकोज है, आपके पास जो आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज था, उसे यकृत में क्या कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के बाद इसका स्टोर या संग्रह किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा ये काम भी? यकृत में, यानी कि लीवर में ही किया जाएगा। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना, अतिरिक्त ग्लूकोज का जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यकृत में संग्रहण होना, इसे हमने क्या बोल दिया है? ग्लाइकोजेनेसिस। अब दूसरे की हम बात करते हैं, उसे हमने क्या बोल दिया है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी है, हम बाहर से भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं और हमारे शरीर में शर्करा की, कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लग गई। अब कमी होने पे क्या किया जाएगा? जो हमारे पास संग्रहित भोज्य पदार्थ है, किसके रूप में है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोज पुनः टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करने लग जाता है। जब रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो जो ग्लाइकोज है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये दोनों एक दूसरे की हो गई आपकी विपरीत प्रक्रिया। दोबारा देखिए, हमने क्या कहा? हमारे पास ग्लूकोज था, अगर हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या किया हमने? इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया। किस में परिवर्तित कर दिया? ग्लाइकोजन में। यह काम कहाँ पे हो रहा था? हमारा यकृत में। इस प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, तो किसका निर्माण? ग्लाइकोजन का निर्माण क्या हो गया? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब क्या हुआ? ग्लाइकोजन तो आपके पास उपस्थित है, लेकिन ग्लूकोज की क्या हो गई? आपके पास कमी हो गई। तो अब यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ग्लाइकोजन टूट टूट के किसका निर्माण करने लगेगा? ग्लूकोज का निर्माण करने लगेगा। तो जो विपरीत प्रोसेस है इसे हमने क्या कह दिया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हम जानते हैं विखंडन या टूटना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लाइकोजन टूटता है, और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, टूट करके क्या बनाएगा? मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड क्या बना देगा? ये ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। इसी में हमारे पास एक तीसरा प्रक्रम और है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कह रहा है कि यकृत में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ग्लाइकोजन अतिरिक्त मात्रा में नहीं है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? जो वसीय अम्ल है, फैटी एसिड, वसीय अम्ल, ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल अर्थात कभी कभी वसा या प्रोटीन भी किसका निर्माण कर देती है? ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी वसा के द्वारा या प्रोटीन के द्वारा। तो वसा में क्या हो गई? वसीय अम्ल, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का। तो वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल कभी कभी क्या कर देते हैं? आपके ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसे हमने क्या बोल दिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या हुआ यहाँ पे? ग्लूकोज का क्या हो रहा है? जेनेसिस यानी कि निर्माण
हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो में हमने यकृत के द्वारा संपन्न होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में देखा। तो इस प्रकार से हमारा आहार नाल की संरचना और इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियों की संरचना एवं कार्य कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन तंत्र के क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से मनुष्य इन पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों में और विभिन्न ग्रंथियों की सहायता से भोजन का पाचन करता है और जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अवशोषण योग्य भोजन पदार्थों में तोड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पाचन तंत्र काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।